न्यूज़पेपर को चाटने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 4 घंटे लेके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूज़पेपर 1 घंटे में बड़े आराम से निपट जाता है। और अगर आप एलिमिनेशन की ट्रिक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी लोग भी नहीं कर पा रहे होंगे। प्रीलिम्स जो रहता है वो पेपर बहुत ट्रिकी रहता है, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपसे एक भी गलती हो गई तो आप हो सकता है कि कट ऑफ से बाहर निकल जाए। GS1 का पेपर में 20 टॉपिक आते हैं और वो सारे टॉपिक UPSC अपनी नोटिफिकेशन में लिख के देता है। जैसे जो मेरी गो टू स्ट्रैटेजी रहती थी इंटरनेट के लिए, मैं कोई भी चीज़ लेता था जिसके बारे में पढ़ना रहता था, गूगल में वो लिखता था, स्पेस UPSC लिख के एंटर कर देता था और टॉप के 5 आर्टिकल में जो भी मेरे को काम की चीज़ लगती थी वो पढ़ लेता। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। करंट अफेयर्स की कोई खासी जरूरत होती नहीं है, तो ऐसा ऑप्शनल लेना चाहिए जो आप 5 साल लगातार पढ़ सकते हो। ग्राफिकली बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटे में लिख दी, पॉइंट्स वर्ड्स भी कम लगे तो लिखने में भी कम टाइम लगेगा, और लिखा भी बहुत सारा है। चलिए ऐसे लिखता, ऐसे एक टेबल बनाता और उसमें ऐसे करके यहाँ पे ये लिखता, यहाँ पे ये लिखता और यहाँ पे ये लिखता। और नमस्कार, वेलकम टू स्टूडेंट्स व्यू। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स व्यू पिछले कई दिनों से UPSC CSE टॉपर से मिलवा रहा है। इसी सीरीज में हमारे साथ तुषार शर्मा सर है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए और बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने इस बार 340वीं रैंक प्राप्त की है और ये सर का चौथा अटेम्प्ट था। इससे पहले सर ने 2 बार ये तीसरा मेंस लिखा है सर ने, और 2 मेंस सर नहीं कर पाए और तीसरा मेंस करके और ये 340वीं रैंक प्राप्त की है। सर की PSIR ऑप्शनल रही है। सर से हम जर्नी के बारे में बात करेंगे और विशेष आज इस बातचीत में हम लेके आए हैं कॉपी जो है टॉपर्स की, उनका रिव्यू सर ही करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अपने जो साथी एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। सर, सबसे पहले तो अपना सर एजुकेशनल बैकग्राउंड एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए सर। तो मैंने 10वीं और 12वीं दिल्ली से करी है। दिल्ली में मैं पैदा हुआ पला बड़ा हूँ। उसके बाद मैंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी है, BTech कोर्स। इसके बाद मेरे को बस लगा कि मैं UPSC की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने 5 साल UPSC के लिए प्रिपरेशन में लगाए हैं। अच्छा सर, 5 साल UPSC के लिए प्रिपरेशन में लगाए, आपकी ये लॉन्ग जर्नी रही। इस बार की यदि मैं बात करूं तो सर प्रीलिम्स जो इस बार आया 2023 का, उसमें सर बातें की जा रही है कि ये जो प्रीलिम्स था उसमें एलिमिनेशन जो ट्रिक, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मानी जाती है, उसको है जो खुद को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, यदि आपने पेपर देखा है प्रीलिम्स 2023। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। ऐसी चीज़ों से कैसे एस्पायरेंट्स है जो ओवरकम हो? तो मेरे हिसाब से एस्पिरेंट्स को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए UPSC कैसा पेपर दे रहा है। फाइनली जो पेपर अगर टफ़ होता है तो वो सब बच्चों के लिए बराबर तरीके से टफ़ होता है, और अगर आप एलिमिनेशन की ट्रिक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी लोग भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि क्योंकि सेम पेपर है तो फाइनली आपको ऊपर के 10,000 11,000 बच्चों में नंबर आना है ताकि आपको मेंस के लिए बुलाया जाए। तो पेपर किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, ना तो आपको उससे इम्पैक्ट पड़ता ही, ना ही अगर आपको इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप कुछ कर पाओगे। तो वो व्यर्थ उस चीज़ पे आपको विचार नहीं करना चाहिए। जो पेपर आ रहा है उसको जितना अच्छे से आपको आता है उतना अच्छे से आपको करना चाहिए। अच्छा सर, जैसा कि आप पहले बता रहे थे, पहला प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ क्योंकि आपने शायद आप बोल रहे थे 3 महीने की ही तैयारी की थी, और उसके बाद है जो आपने लगातार 3 बार प्रीलिम्स दिया और मेंस भी दिया और इंटरव्यू भी एक बार है जो दिया। तो सर बात करें प्रीलिम्स की, तो कई ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जो 8 अटैम्प्ट देते हैं, 9 अटैम्प्ट देते हैं, लेकिन उनका प्रीलिम्स भी नहीं हो पाता है। तो सर उसके लिए मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि UPSC प्रीलिम्स में क्या चाहती है, वास्तव में क्या करना चाहिए, ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि इतने महीने पढ़ने के बाद और ये स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद
आप 100% प्रीलिम्स कर ही जाओगे यदि आप अपने साथ है जो ईमानदार। तो प्रीलिम्स जो रहता है वो पेपर बहुत ट्रिकी रहता है, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपसे एक भी गलती होगी तो उस एस्पेक्ट में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ाई रिक्वायर्ड है वो करें। मेरे को पर्सनली उसमें 6 से 8-9 महीने लगे थे वो तैयारी करने में। एक बार जब वो तैयारी हो गई तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत सारी वेबसाइट्स पे मॉक टेस्ट रहते हैं, आप वो मॉक टेस्ट उठाइए, अटेम्प्ट कीजिए 2 घंटे के टाइम में बैठ के, और फिर 3-4 घंटे लगा के मॉक टेस्ट को चेक करिए कि क्या कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और वो क्यों गलत हुआ। इससे आप धीरे धीरे अपना प्रीलिम्स में जो भी परफॉर्मेंस रहता है आप वो इम्प्रूव करने लग जाएंगे और आपका भी प्रीलिम्स होने लग जाएगा। मेरे केस में मैंने हर बार 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हैं ताकि मेरे को 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने का आदत पड़ जाए और वो एक्चुअल पेपर में बिना किसी टेंशन के वो निकले। अच्छा सर, 50 से अधिक है जो मॉक टेस्ट आपने दिए, तो सर आप मॉक टेस्ट में सर कैसे क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करते थे सर? लाइक सबसे पहले ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसके बाद कुछ आपका यदि कुछ सीक्वेंस रहता था तो वो भी बताइए सर। तो ऑल्दो लोग कहते हैं कि उनको कुछ लोग बीच से चालू करते हैं, कुछ लोग आखिरी पेपर से चालू करते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करता था। मैं हमेशा जो पहला क्वेश्चन आता था पहला उठाता था और उसको आता है तो आता है, नहीं आता तो छोड़ के अगले पे चलता था। ऐसे मैं पहले करीब 1 घंटे में सारे 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक का फर्स्ट राउंड लगा लेता था। इस राउंड में जो भी क्वेश्चन मेरे को आधे आते होते थे मैं उन पे मार्क लगा लेता था, एरो सार मार लेता था, और फिर मैं अगले 1 घंटे में केवल जिन क्वेश्चंस पे मैंने ये एरो मार रखा है इन क्वेश्चंस को रिविजिट करता था और इन पे दोबारा से एक नए दिमाग से दोबारा से सोचता था और काफ़ी सारे क्वेश्चन इनमें से हो जाते थे। तो ऐसे 2 राउंड लगा के मैं करीब 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आता था एक्चुअल पेपर के अंदर। अच्छा सर, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर प्रीलिम्स में GS1 की बात हो गई, GS2 की यदि बात करूँ, चूँकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से ही है तो आपको इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी CSAT के लिए, लेकिन सर आपने क्या कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चंस थे वो भी अटेम्प्ट किए थे या नहीं किए थे, या सिर्फ मैथ्स के किए थे? और यदि कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसके लिए आपका क्या कोई मंत्र है कि वास्तव में इस चीज़ को लेकर पढ़ें आप CSAT, क्योंकि अब लगातार टफ होता जा रहा है। इस बार यदि पिछले 5 साल का मैं देखूं तो पहले 5 साल पहले 70,000 जने क्वालिफाई कर रहे थे और अभी ये जो 35-40 हज़ार लोग हैं वही क्वालिफाई कर पा रहे। तो सर इसके लिए आपका कुछ मूल मंत्र हो तो वो सर दीजिए। और आपने क्या कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे? यदि किए तो सर कैसे किए थे? तो मैं इस केस में मैं कोई भी कॉम्प्रिहेंशन करता नहीं था। मैं कभी प्रीलिम्स CSAT के लिए तैयारी भी नहीं की है। मैं सीधा जाता था, सारे मैथ के और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करता था और मेरा उसमें ही हो जाता था। अगर आपका वो नहीं हो रहा है तो आपको CSAT को भी एक अलग से पेपर मान के करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका मेंस पेपर चेक नहीं होगा। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी और वो पेपर आपको अलग से नहीं हो रहा तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उस पेपर के लिए भी। अच्छा सर, मेंस पर आते हैं। साथियों, मेंस सर ने 3 मेंस लिख रखे, 3 में से 2 सर क्वालिफाई नहीं कर पाए और तीसरा है जो क्वालिफाई किया और फाइनली सर की रैंक आई। तो इनके पास एक्सपीरियंस है, कॉपीज इन्होंने जैसा कि बताया। टेक्निकल बैकग्राउंड से आने वाले अधिकतर लोग हैं जो स्मार्ट तरीके यूज़ करके जो सर आगे बढ़ते हैं और वास्तव में टेक्निकल वालों ने एक कब्जा ही कर रखा है। तो कुछ स्मार्ट तरीके जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सर कुछ बुक लिस्ट, जो बेसिक बुक लिस्ट तो अवेलेबल है हर जगह, लेकिन सर आपने कुछ अलग से जो यूज़ किया हो, स्मार्ट कुछ अलग से यूज़ किया हो, वो सर एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। तो बुक लिस्ट के लिए मैं मतलब इंडिविजुअल बुक्स को तो लिस्ट नहीं कर पाऊँगा अभी, लेकिन जो आपको हमेशा करना चाहिए मेंस के लिए, तो मेंस को जैसे फॉर एग्जांपल GS1 पेपर है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए इसमें हिस्ट्री आती है, सोसाइटी आती है और ज्योग्राफी आती है। GS1 का पेपर में 20 टॉपिक आते हैं और वो सारे टॉपिक UPSC अपनी नोटिफिकेशन में लिख के देता है, ऐसा GS2, 3 और 4 में लिख के देता है। आपको वो हर टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर किसी टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए आपको लगे कि मेरे को इसकी NCERT पढ़नी चाहिए तो आप NCERT पढ़िए। किसी टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए आपको लगे कि यार ये NCERT से नहीं होगा, ये मेरे को गूगल सर्च से करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक होता है जो NCERT में इतना अच्छे से कवर्ड नहीं होता, तो उसमें आप गूगल सर्च कीजिए ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। बहुत सारी जो कोचिंग सेंटर होती है उन्होंने
अपना अपना व्यू लिख रखा होता है। 5-6 कोचिंग सेंटर के ग्लोबलाइजेशन के नोट्स लीजिए, उनको पढ़ लीजिए और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा ग्लोबलाइजेशन पे आपने कवर कर दिया। ऐसी एक्सरसाइज आपको सारे टॉपिक्स के लिए करनी है चारों पेपर में। तो हर टॉपिक के सब टॉपिक्स होते हैं, उन सबको इंडिविजुअली उठाइए, पढ़िए और नोट्स बनाइए, तब जाके आप कह सकेंगे कि मैं सारा एस्पेक्ट जो है पेपर का वो मैं कवर कर लिया हूँ। अच्छा सर, एक स्मार्ट तरीके में ये भी बताया जाता है कि इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, जैसा कि आपने ही बताया। लेकिन सर हमारे व्यूअर्स ने ही कमेंट बॉक्स में सवाल किए थे, कई बार किए थे कि इंटरनेट का यूज़ करने को तो हर कोई बताता है, लेकिन उसमें बताते नहीं है कि कौन सी चीज़ यूज़ करे वास्तव में। तो आपने क्या कोई वेबसाइट, वास्तव में ये वेबसाइट है उसको फॉलो किया है, या यूट्यूब चैनल हो ऐसा कोई उसे फॉलो किया है, ये चीज़ हमें सर बताइए। तो मेरे हिसाब से टॉपिक्स के लिए यूट्यूब चैनल देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। वो आधा घंटा में एक चीज़ जाके आपको बताएगा। उससे बढ़िया क्या करना चाहिए, मैं जैसे जो मेरी गो टू स्ट्रैटेजी रहती थी इंटरनेट के लिए, मैं कोई भी चीज़ लेता था जिसके बारे में पढ़ना रहता था, गूगल में वो लिखता था, स्पेस UPSC लिख के एंटर कर देता था, और टॉप के 5 आर्टिकल में जो भी मेरे को काम की चीज़ लगती थी वो पढ़ लेता था। इसके अलावा विकीपीडिया भी काफ़ी रिलायबल सोर्स है। विकीपीडिया के आप जब भी जाए तो इंट्रोडक्शन में 1-2 पैराग्राफ होते हैं, केवल वो पढ़ने की ज़रूरत होती है। वो 1-2 पैराग्राफ आप पढ़ लें और आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है टॉपिक के बारे में। बाकी जो भी कोई ऐसी कोई इंडिविजुअल वेबसाइट नहीं है जो सारी चीज़ों को अच्छा करता है। कुछ टॉपिक्स, कुछ वेबसाइट हिस्ट्री के लिए अच्छी है, कुछ वेबसाइट पॉलिटी के लिए अच्छी है, कुछ इकोनॉमिक्स, कुछ एथिक्स। तो आप जब भी गूगल सर्च करेंगे तो जो टॉप रिजल्ट्स होंगे वो बेस्ट रिजल्ट्स होंगे जो अवेलेबल हैं, और आप उन रिजल्ट्स को यूज़ करके अपना टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। जी सर, बात करूंगा मैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की यूपीएससी की पूरी जर्नी में बड़ी भूमिका रहती है। तो सर करंट अफेयर्स के लिए आपके क्या क्या सोर्सेज रहे, और उसके लिए आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या किया? यदि मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हर कोई बोलता है सर आपने पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा, कौन सा पढ़ा, कितना टाइम लगा शुरुआत में, क्योंकि यूपीएससी एस्पायरेंट शुरुआत में जब अपनी तैयारी को शुरू करते तो वो 4 घंटे लेकर बैठ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, कहीं छोड़ देते हैं। तो सर आपने न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा? और दूसरा मेरा सवाल है कि करंट अफेयर्स के लिए आपके क्या क्या सोर्सेज रहे सर? तो यहाँ पे मेरा थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स व्यू है। मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स की कोई खासी ज़रूरत होती नहीं है। मैं ना ही कभी करंट अफेयर्स पे फोकस किया हूँ अपनी प्रिपरेशन में। तो आप करंट अफेयर्स, जैसे बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी कोचिंग सेंटर करंट अफेयर्स की मंथली बुकलेट देते हैं, मेरे हिसाब से वो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है। आपका एफर्ट, टाइम, मनी सब वेस्ट हो रहा है उसमें, उनको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो करंट अफेयर्स से समझना है कि आप शुरू में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत रहती है। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स 2 अलग अलग चीज़ें हैं। करंट अफेयर्स का कोई खासी ध्यान नहीं दिया मैंने कभी भी, मैंने खुद कभी नहीं पढ़ा हूँ करंट अफेयर्स, ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता। मेरे हिसाब से वो यूज़ भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल मेंस में जब आप लिखते हैं तो आप अभी कुछ दिन पहले ही हमारे को पता चला उड़ीसा में बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। काफ़ी दुखद एक्सीडेंट था, लेकिन आप देखिए कि आप इस एक्सीडेंट को जब अपने आंसर में लिखेंगे, ट्रेन सेफ्टी पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप केवल उसको एक एग्जाम्पल की तरह लिखेंगे कि एग्जाम्पल बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। इसके अलावा आप कुछ नहीं लिखेंगे। तो उसमें पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, किधर बालासोर एग्जैक्टली लाई करता है, ये सब इररेलेवेंट पॉइंट है। तो इनको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप इनको न्यूज़ अपने आंसर में लिखेंगे नहीं, तो बेफालतू में क्यों पढ़े। तो इसलिए करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से कभी प्रिपेयर नहीं, ऐसे कोई खासा अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके अलावा आते हैं हम न्यूज़पेपर पे। तो मेरे हिसाब से हर कैंडिडेट को एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो जो भी न्यूज़पेपर हो चलेगा। मोस्टली कोशिश कीजिए नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर लीजिए। जैसे मैं द हिंदू पढ़ता था, फिर लास्ट ईयर मैंने द हिंदू पढ़ना छोड़ दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया चालू कर दिया। बहुत सारे बच्चे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे नव भारत टाइम्स को अच्छा बताते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स अच्छा नहीं है। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाइए, उस न्यूज़पेपर को पढ़िए। उससे क्या होता है, एक तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाती है, दूसरा आपको एक्सप्रेस करना आ जाता है कि लोग कैसे बात करते हैं किसी टॉपिक के बारे में। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, तो मैं जब शुरू में बात करता था तो समझ ही नहीं आता था कि यार ह्यूमैनिटीज़ की क्या बात कर दी आपने। तो न्यूज़पेपर पढ़ के वो ट्रांजिशन मेरे लिए आसान हो गया। तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए रेगुलरली, एक दिन में एक न्यूज़पेपर उठाओ, उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन न्यूज़पेपर को चाटने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 4 घंटे लेके
करने का कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूज़पेपर 1 घंटे में बड़े आराम से निपट जाता है। उसको पढ़िए और पढ़ के न्यूज़पेपर को रद्दी वाले को बेच दीजिए। उसको जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है, कटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर द ईयर्स आपको बस न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ताकि आप ऐसे बात करना चालू कर दें जैसे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिख रहे हो। वो फील खुद से धीरे धीरे जब आप रोज़ पढ़ते हो तो आपको धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होने लग जाती है, ऑटोमेटिकली होता है। तो न्यूज़पेपर को पढ़िए और फेंक दीजिए। बहुत अच्छे से सर ने बताया न्यूज़पेपर्स के बारे में। ये स्ट्रेटजी आपको भी फॉलो करनी चाहिए। सर उसके बाद बात करें जीएस की। सर के इस बार 430 मार्क्स 431 431 मार्क्स है, अच्छे मार्क्स में माने जाते हैं। तो इसके लिए सर ने कुछ कॉपीज़ भी सेलेक्ट की है जो खुद डाउनलोड करके लेके आए। उनका भी हम रिव्यू जानेंगे। सर ने कुछ बातें बताई है जो कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताई है, उनका भी हम जानेंगे। तो ये मैं कुछ मॉक टेस्ट लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर्स के। ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, बहुत सारी वेबसाइट है। जीएस स्कोर एक वेबसाइट है, एक विजन की एक वेबसाइट है, और भी सर्च करेंगे और भी वेबसाइट्स मिलेगी। तो पिछले साल के टॉपर्स के आंसर हैं, अलग अलग लोगों के आंसर हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये इन्होंने ग्राफिकली बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटे में लिख दी। पॉइंट्स वर्ड्स भी कम लगे तो लिखने में भी कम टाइम लगेगा, और लिखा भी बहुत सारा है। दूसरी सिमिलर यहाँ पे भी इन्होंने ग्राफिकली यूज़ किया है, यहाँ पे भी इन्होंने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया है। तो एक ये तरीका है जो आप अपने क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कितने अच्छे से एनालाइज किया है इन्होंने। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रिटिसाइज्ड, इंपॉर्टेंस और क्राइटेरिया यूज्ड बाय देम। इन्होंने ये सेम 3 वर्ड्स को अपने सब हेडिंग्स में यूज़ किया है, क्रिटिसाइज्ड, इंपॉर्टेंस और क्राइटेरिया यूज्ड बाय देम। इससे जब एग्जामिनर ये क्वेश्चन पढ़ता है, इनका आंसर पढ़ता है, तो उसको क्लियरली दिखता है कि ये 3 एस्पेक्ट पूछे गए थे सवाल में और इन्होंने तीनों एस्पेक्ट को टच किया है। इस वाले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राइटिंग को नोटिस कीजिए। राइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छी राइटिंग होने का फ़ायदा मिलता है इस पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर 20 पेपर चेक कर रहा है डेली। तो वो 20 पेपर जब चेक कर रहा है और आपकी राइटिंग उसको समझ नहीं आ रही, तो वो फ्रस्ट्रेट होएगा और वो आपको कम मार्क्स देगा। यहाँ इस वाले टॉपर्स का मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सब लोग, सारे टॉपर्स इसी तरीके से आंसर लिखते हैं। प्री डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर और पोस्ट डिज़ास्टर, इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं सारे टॉपर्स। मैं भी यूज़ करता था, पहले नहीं करता था, पर जब मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा कि वो सब इसी फॉर्मेट में यूज़ करते हैं तो मैंने भी यूज़ करना चालू कर दिया। यहाँ पे ज्योग्राफी में अक्सर लोग वर्ल्ड मैप बना देते हैं, इंडिया का मैप बना देते हैं, या कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो मैप बनाते हैं। इन्होंने दोबारा वर्ल्ड मैप बनाया है क्योंकि उस क्वेश्चन में दोबारा रिक्वायर्ड था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी इन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया क्योंकि रिक्वायर्ड था। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं दिखाना चाहता था कि जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, तो ये तीनों अंडरलाइन करके लिखा हुआ है। ये एक अच्छा तरीका है दिखाने का कि हम 3 एस्पेक्ट्स को, 3 डायमेंशंस को टच कर रहे हैं और ये रिपीट करता है। जैसे इस क्वेश्चन में डायग्राम अगेन डायग्राम आया, तो आप ऐसे जब टॉपर्स का देखेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि वो लोग कुछ चीज़ें करते हैं जो कॉमन है और जिनसे मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे टॉपर्स कंक्लूजन, अपने इंट्रोडक्शन में आर्टिकल का नंबर मेंशन करते हैं। दूसरी चीज़ जो टॉपर्स के आंसर्स में कॉमन दिखती है वो ये है कि वो जितनी स्पेस गिवन होती है वो सारी स्पेस में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी, उन्होंने 3 पेज में आंसर लिखा है बिना स्पेस छोड़े, एंड का 3 पेज लिख चाहिए। इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेज पूरे के पूरे लिखे। सारे टॉपर्स ऐसे ही लिखते हैं। कोई और टॉपर है, इसने भी 10 नंबर का आंसर 2 पेज में लिखा है, अगेन 10 नंबर का आंसर 2 पेज में लिखा है। तो सारे टॉपर्स यूजुअली सारी स्पेस भरते हैं। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस क्लियरली आइडेंटिफाइड है, 2 बार अंडरलाइन किया हुआ है ताकि वो डायमेंशन को हाईलाइट करे। बाकी नॉर्मल अंडरलाइन से अलग दिख रही है ये अंडरलाइन, एकदम क्लियरली इंटेंशन यही है इस टॉपर की कि मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं पर्सनली ऐसे नहीं करता था, मैं पर्सनली ऐसे लिखता, ऐसे एक टेबल बनाता और उसमें ऐसे करके यहाँ पे ये लिखता, यहाँ पे ये लिखता और यहाँ पे ये लिखता, और ऐसे 1 2 1 2 करके करता। पर वो आपका स्टाइल है, सब लोगों का अपना अलग स्टाइल होता है। इन्होंने इस स्टाइल को यूज़ किया और ये सेलेक्ट हुए, मैंने ये स्टाइल को यूज़ किया और मैं सेलेक्ट हुआ। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा स्टाइल आप कर सकते हैं। ये अगेन इसी स्टाइल को यूज़ करते हैं, यहाँ पे डबल अंडरलाइन करते हैं ताकि ये डायमेंशंस को हाईलाइट करें। फाइनली इसमें ये देखिए पॉइंट्स कितने लिखे जा रहे हैं। 10 नंबर में 8 पॉइंट लिखे हुए हैं।
यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन में 14 पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ पे 10 नंबर में 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये ज़्यादा कम है मेरे हिसाब से, यहाँ ज़्यादा पॉइंट्स लिखे जाने चाहिए थे। तो जब आप खुद देखेंगे कि टॉपर्स कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो आपको पैटर्न्स दिखेंगे कि उसके आगे चलते हैं सर मैं बात करूँगा PSIR ऑप्शनल की। PSIR ऑप्शनल सर एक आइडियल सा बन गया है सर। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और PSIR इन तीनों का ट्रेंड चल रहा है। टेक्निकल बैकग्राउंड से आए, इसके बाद PSIR का बड़ा वास्ट सिलेबस है, उसको सर आपने कैसे कवर अप किया और उसके साथ साथ आपके मतलब कि क्या सोर्सेज रहे? मैम के नोट्स ही थे, मैम के वीडियोस देखे, ये कॉमन आंसर रहता है। आपने इसके अलावा भी क्या क्या किया? स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी या फिर क्या किया सर? तो ऑप्शनल में सबसे पहला जो आप बोल रहे थे कि ट्रेंड बन गया है, मेरे हिसाब से ऐसा कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको वो ऑप्शनल लेना चाहिए जो आप लगातार बार बार, जैसे मेरे केस में 5 साल मैं सेम ऑप्शनल को पढ़ता रहा, तो ऐसा ऑप्शनल लेना चाहिए जो आप 5 साल लगातार पढ़ सकते हो और उसमें आप इंजॉय करोगे उसको पढ़ने के लिए। तो इसलिए वो ऑप्शनल उठाइए जो आपको अच्छा लगता है। मैंने पर्सनली कैसे उठाया था, तो मैंने सारे ऑप्शनल की जो टॉपिक्स होते हैं UPSC की नोटिफिकेशन में पढ़े, उसके बाद मेरे को 5 ऑप्शनल अच्छे लगे, फिर मैंने वो 5 ऑप्शनल को हर ऑप्शनल पे 5-5 दिन बिताए और ऐसे 1 महीने के बाद मुझे समझ में आ गया कि पॉलिटिकल साइंस और IR एक ऐसा ऑप्शनल है जो मेरे लिए अच्छा है और मैंने वो ऑप्शनल लिया। उसके बाद मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली और शुभ्रा मैम से मैंने कोचिंग ली थी, उनके नोट्स से मेरे को काफ़ी हेल्प भी मिली, तो मैंने फाइनली अपना ऑप्शनल प्रिपेयर किया। लेकिन शुभ्रा मैम के नोट्स IR वाले पेपर 2 के लिए थोड़े अच्छे नहीं होते हैं, तो उसमें आपको खुद से एडिशन करनी पड़ेगी। तो वो एडिशन करने के बाद मेरे को लगता है कि अब मेरे एटलीस्ट नोट्स अच्छे हैं। अच्छा सर, आपने जैसे नोट्स की बात की, तो नोट्स PSIR की जो भी तैयारी करता है उसके लिए सर नोट्स सबसे पहले वो नोट्स लेके आ जाता है। वो भी नोट्स बड़े लगभग कितने 20,000 के आसपास पेज उसके अंदर होंगे, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बड़े है। तो उसमें आपने उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए या फिर कैसे चले? तो मेरे हिसाब से इतने महंगे नहीं थे, मैंने यहाँ 20,000 पेजेस। अच्छा 20,000 पेजेस, ओके। तो ऐसा होता है 20,000 पेज तो आई डोंट थिंक कि थे एक्चुअली में। 6 बुक रहती हैं शुभ्रा मैम की जो राजेंद्र नगर या करोल बाग में मिल जाती हैं, तो वो 6 बुक में से आपको वो बुक सेलेक्ट करनी चाहिए जिस टॉपिक में आप वीक है। तो जैसे मैंने 6 की 6 नहीं पढ़ी थी, मैं IR में वीक था और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वीक था, तो मैंने बुक नंबर 5 और 6 ही पढ़ी थी मेनली, जो कि IR से रिलेट करती हैं। तो आप वो वाली बुक पढ़िए जिसमें आप वीक हैं। हर बुक में 200 पेज के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है। आप 1 महीने में आराम से 2-3 बुक पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं सीरियसली। तो आप वो बुक पढ़िए और खुद के नोट्स बनाइए। वो खुद के नोट्स बहुत जल्दी आप कंसाइज कर लेते हैं और इससे आपको फाइनली रिवीजन में भी फ़ायदा मिलेगा। अच्छा सर, उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन में आते हैं। इंटरव्यू में आपने सर क्या अलग स्ट्रेटजी अपनाई, क्या कुछ अलग प्रिपरेशन की? पहला इंटरव्यू था सर आपका और उसको पार किया है, क्या आपके मार्क्स सर रहे? मेरे 179 मार्क्स थे इंटरव्यू में। इंटरव्यू के लिए मैं बताना चाहूँगा कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि सारे बच्चे मेंस क्वालिफाई करके आ रहे होते हैं, तो उनका नॉलेज लेवल एक लेवल पे होता है कि उनको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी जो सब चीज़ें बोली जाती हैं कि इंटरव्यू के लिए आप ये पढ़िए 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, ये सब आई थिंक थोड़ा वेस्ट है, इतना कुछ रहता नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं मेंस के लिए वही उसी चीज़ को कंटिन्यू कीजिए और अपना रिवीजन में रहिए, ताकि अगर कोई आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाए। लेकिन इसके अलावा जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है इंटरव्यू में, वो है इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस। कि हम 5 सीनियर लोग अगर हमारे सामने बैठ जाए तो ऐसा तो नहीं हमारी आवाज़ ही निकलना बंद हो गई या हम घबराने लग गए। तो ये सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत लोगों को ज़रूरत होती है इस प्रैक्टिस की, बहुतों को नहीं होती है। मेरे केस में मेरे को थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो मैंने मिरर प्रैक्टिस भी करी है और मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए थे, ताकि मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल बना पाऊँ, अपनी नॉलेज को सामने वाले के सामने सही तरीके से रख पाऊँ। अच्छा सर, उसके बाद बात करते हैं सर कि अभी जो एस्पायरेंट्स है सर, 11th-12th में स्टूडेंट है, वो देखना शुरू कर देते हैं सपने UPSC के। तो सर आने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए सर क्या मैसेज है? वास्तव में आपने 4 अटेम्प्ट दिए सर, UPSC क्या डिमांड करती है? क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक एस्पायरेंट जो UPSC का हो वो रखे कम से कम? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब कि UPSC क्या डिमांड करती है।
लेकिन अगर मैं इसको आराम से कंक्लूड करने के स्टेटमेंट्स में बोलूँ तो मेरे हिसाब से यूपीएससी आपसे डिमांड करती है कि आपको सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आए, रैदर देन आपने रटा हुआ हो वो सब्जेक्ट। तो जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं जब आप उनको देखेंगे तो वो सब्जेक्ट्स एक आम आदमी की नज़र से देखिए कि एक कॉमन आदमी जो कि होशियार है, जो कि क्यूरियोसिटी रखता है नई चीज़ों की तरफ, वो उस सब्जेक्ट को कैसे देखेगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, वो सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट लगने चाहिए, लेकिन एसए और जीएस के जो 4 सब्जेक्ट हैं वो बहुत कॉमन सेंस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं और कोई भी अवेयर सिटीज़न ऑफ इंडिया को उन सब्जेक्ट्स पे नॉलेज होनी चाहिए, ये यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो आप अपनी नॉलेज को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए बजाय रटने के। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल मेरा है कि सर आप चौथे अटैम्प्ट में इंटरव्यू में अपीयर हुए हो, उससे पहले 3 अटैम्प्ट दिए, सर क्या ऐसी गलतियां हैं, 3 गलतियां कोई ऐसी बता दीजिए जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, उनसे कम से कम बच के रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहली गलती जो मैंने करी थी वो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, तो इसलिए मैंने प्रीलिम्स जो है वो 2-3 महीने की प्रिपरेशन से दे दिया था। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको हर पेपर को, प्रीलिम्स के जीएस वाला पेपर, सीसैट का पेपर, मेंस में 9 पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश का भी पेपर होता है और इंटरव्यू, ये सारी स्टेजेस को फुल सीरियसनेस के साथ देना चाहिए। पहली गलती है। जो दूसरी गलती है वो ये है कि मैंने बाकी बच्चों के आंसर्स नहीं पढ़े थे। तो मेंस का आंसर इम्प्रूव करने का मेरे हिसाब से ये तरीका है कि आप जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके ऑनलाइन मॉक आंसर्स पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए कि एक अच्छा आंसर है कैसे। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे ही लिखेंगे कि अच्छा आंसर कैसे लिखेंगे। तो दूसरा गलती जो है वो ये थी कि मैंने बाकी सेलेक्टेड बच्चों के आंसर्स नहीं पढ़े हैं। और अगर मैं आपको तीसरी गलती बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि मतलब शुरुआत में जब मैं इंजीनियरिंग साइड से शिफ्ट हो रहा था तो मैंने थोड़ी हेल्प कम ली थी। मैंने 2-3 महीने खुद से पढ़ाई करी थी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। तो वो 2-3 महीने में मैं एज एन इंजीनियर ही देखता था इन सारे सब्जेक्ट्स को और मेरी जो सारी मेहनत थी वो वेस्ट गई थी। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए, उससे एक इनिशियल पॉइंट मिल जाता है जहाँ से आप चलना चालू करते हैं। तो टेक हेल्प व्हेन एवर यू रिक्वायर इट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया और आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।